अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का जो आपका टॉपिक है, आज का आपके पास टॉपिक है जी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आज आपने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज़ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ले जी, शुरू करते हैं जी। ये आपका एफएससी का जो है ना, चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 7 उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। उसमें से कुछ टॉपिक्स अभी अपलोड होने वाले रहते हैं, वो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। तो आज हम इसको शुरू करते हैं जी, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को। चलिए जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस आपके पास आ जाते हैं जी इसकी टाइप्स के। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की ना कुछ टाइप्स होती है। कितनी टाइप्स होती है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। कौन कौन सी टाइप्स होती है मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। पहली टाइप का आपके पास नाम होता है अल्केन। अल्केन को हम क्या कहते होते हैं? अल्केन्स आर कॉल्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद आपके पास सेकंड टाइप होती है इसकी, डेट इज़ कॉल्ड अल्कीन्स। अल्कीन्स को भी हम क्या कहते होते हैं? इट इज़ अ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और थर्ड टाइप आपके पास कौन सी होती है? थर्ड टाइप आपके पास होती है जी अल्काइंस। अल्काइंस को भी हम क्या कहते होते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। चलिए, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, इसका मतलब ये है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आपने अल्केन्स को डिस्कस करना है, अल्कीन्स को डिस्कस करना है और किसको डिस्कस करना है? अल्काइंस को डिस्कस करना है। अब आपका यहाँ पे सवाल ये होगा कि सर अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्यों कह रहे हैं? ज़रा इसका भी जवाब सुन लें। ये जो आपके पास वर्ड है ना, एलिफेटिक, एलिफेटिक का आपके पास मतलब होता है फैट्स या फिर ऑयल। जब आपके पास फैट्स और ऑयल की डीकम्पोजिशन होती है ना, तो आपके पास क्या बनता होता है? आपके पास बनता होता है अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। ठीक होगी बात? तो ये जो आपके पास होता है ना फैट्स और ऑयल, फैट्स और ऑयल की डीकम्पोजिशन होगी तो आपके पास क्या क्या मिलता है? आपको मिलता है अल्केन्स, आपको मिलता है अल्कीन्स और आपको मिलता है अल्काइंस। तभी हम अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस को क्या नाम देते होते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इसलिए नाम देते होते हैं क्योंकि अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस जब फैट्स की या फिर ऑयल की डीकम्पोजिशन होती है तो हमें ये तीनों हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। तभी हम कहते होते हैं अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस आर द टाइप्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर होगी बात? आगे आपके पास क्या आता है? आगे आपके पास आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की भी 2 टाइप्स होती है। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम लेने का तरीका। There are 2 types of nomenclature. There are 2 types of nomenclature. आपके पास nomenclature की भी 2 टाइप्स होती है। पहले टाइप का आपके पास नाम होता है कॉमन नेम्स या फिर उसको हम कहते होते हैं और ट्रिवियल नेम्स। और दूसरी टाइप का आपके पास नाम होता है IUPAC नेम्स। IUPAC नेम्स। IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? अगर आप जरा इसको बुक में से देखेंगे ना, तो IUPAC की फुल फॉर्म आपके पास होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर होगी बात? तो आपके पास नाम लेने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप उसका कॉमन नेम यूज़ कर ले, जो उसका मामूली तौर पे नाम होता है वो यूज़ कर ले, या फिर आप उसका IUPAC नेम यूज़ कर ले। IUPAC नेम किसको कहते हैं? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक कम्युनिटी है जिसका नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। उस यूनियन में आपको बताते हैं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या नाम होगा। क्लियर होगी बात? ले जी, नाम लेने के तरीके में से पहला हम पढ़ रहे हैं कॉमन और ट्रिवियल नेम्स, यानी कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं ना। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में आपके पास अल्केन होगा, अल्कीन होगा और अल्काइन होगा। तो हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला नाम लेने का तरीका देख लें, कॉमन नेम या फिर ट्रिवियल नेम। अच्छा, ये जो कॉमन या फिर ट्रिवियल नेम्स होते हैं, ये कॉमन नेम्स यानी कि ये मामूली नाम होते हैं जो आप मामूली तौर पे नाम ले लेते होते हैं। ये जो आप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मामूली तौर पे नाम ले रहे हैं ना, वो विदाउट एनी रीज़न आप नाम ले लेते होते हैं। आप किसी जगह के लिहाज से उसका नाम ले लेते होते हैं। अगर कोई आपको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आपको किसी जगह से मिल रहा है, आप उस जगह के लिहाज से उसका नाम ले लेते होते हैं। अगर कोई आपको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किसी
बंदे ने या किसी भी इंसान ने उसको डिस्कवर किया है तो आप उस इंसान के लिहाज से उसका नाम ले लेते होते हैं। यानी कि मैं आपको डायरेक्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपके पास कॉमन नेम्स होते हैं या ट्रिवियल नेम्स होते हैं ये विदाउट एनी रीज़न होते हैं। आप इसके अंदर बहस नहीं कर सकते कि सर इसका नाम ये क्यों है ये क्यों नहीं है, तो वो सिर्फ जो नाम है कॉमन वो ही लेना है। जैसा कि फॉर एग्जांपल देखिएगा, मिसाल के तौर पे आपके पास एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, वो आपके पास होता है CH4। ठीक हो गया, CH4 ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और ये किसकी टाइप है, ये आपके पास होता है जी अल्केन की एक टाइप है CH4। ठीक हो गया। इस CH4 का जो आपके पास कॉमन नेम है वो कॉमन नेम क्या है, इसको हम कॉमन नेम इसका हमने रखा हुआ है मार्श गैस रखा हुआ है। मार्श का मतलब क्या होता है, दलदल। अब हमने CH4 को मार्श गैस क्यों नाम दिया हुआ था, वो इसलिए नाम दिया हुआ था क्योंकि ये जो आपके पास CH4 गैस होती है ये आपको कहाँ से मिलती है, मार्शी प्लेसेस से मिलती है, यानी दलदली इलाके से मिलती है। हमें दलदली इलाके से CH4 गैस मिल रही थी तो हमने उस CH4 गैस का क्या नाम रख दिया, मार्श गैस। अदरवाइज़ आप इसका नाम लेते होते हैं मीथेन। वो जो मीथेन नाम है वो आईयूपैक नेम है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। फिलहाल हम यहाँ पे कॉमन और ट्रिवियल नेम्स डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर होगी बात। उसके बाद आपके पास एक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, वो कौन सा है जी आपके पास, वो आपके पास है जी CH3 COOH। इसका क्या कॉमन नेम होता है, इसका आपके पास कॉमन नेम होता है, ये तो आपको पता ही होगा, आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है। इसका कॉमन नेम आपके पास होता है एसिटिक एसिड। इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। इसको एसिटिक एसिड क्यों कहा जाता है, ज़रा देखिएगा। लातीनी ज़ुबान में एसिटम वर्ड होता है और एसिटम का मतलब आपके पास क्या होता है, विनेगर। तो आपको अगर याद हो CH3COOH को हम मामूली तौर पे उर्दू ज़ुबान में इसको हम क्या कहते होते हैं, सिरका। विनेगर को, सिरके को क्या नाम देते थे, एसिटम। तो एसिटम से हमने क्या निकाल दिया, एसिटिक एसिड। क्लियर होगी बात। इसी तरह आपके पास एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वो होता है C4H4N2O3। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपके पास नाम होता है बारबीट्यूरिक एसिड। ये बारबीट्यूरिक एसिड है। अब हमने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का बारबीट्यूरिक एसिड क्यों नाम रखा हुआ है, बारबीट्यूरिक एसिड। अब जिस साइंटिस्ट ने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार किया था ना, उसकी वाइफ का नाम था बारबरा और उसने अपनी वाइफ के नाम से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या नाम रख दिया, बारबीट्यूरिक एसिड। तो यहाँ से हमने ये बात सीखी है कि जो आपके पास कॉमन नेम या फिर ट्रिवियल नेम्स होते हैं वो या तो जगह के लिहाज से रख दिए जाते हैं या फिर किसी बंदे के लिहाज से रख दिए जाते हैं। यानी कि कॉमन और ट्रिवियल नेम्स विदाउट एनी रीज़न आप ये नाम रख देते होते हैं। क्लियर होगी बात। लीजिए हमने कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम्स को डिस्कस कर लिया। अब आपके पास जो है ना एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में कुछ आपके पास प्रीफिक्सेस यूज़ होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का भी हमें पता चल चुका है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। और कॉमन और ट्रिवियल नेम्स में हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को भी डिस्कस किया, जैसे कि CH4 को डिस्कस किया, वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन था। उसके बाद आपने जो है उसको डिस्कस किया अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज़ एसिटिक एसिड, और किसको डिस्कस किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज़ बारबीट्यूरिक एसिड। अब आपके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम लेते हुए, अभी तो हमने शुरू नहीं किया, अभी तो हम सिंपली कॉमन नेम्स देख रहे हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम लेते हुए आपको कुछ प्रीफिक्सेस मिला करेंगे। प्रीफिक्सेस कौन से होते हैं ये ज़रा देखिएगा। आपके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम लेते हुए ना कहीं पे आपको किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम के साथ N लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। N का क्या मतलब होता है ये ज़रा देखिए। N का मतलब होता है नॉर्मल। ये भी कॉमन नेम्स में आती है N, जो इसके बाद मैं लिखूँगा। अब इस N को आपने कब यूज़ करना होता है, ये तब यूज़ होगा जब आपके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन
स्ट्रेट चेन में होगा, बिल्कुल स्ट्रेट चेन में, तब आपने उसके साथ क्या लगा देना है, एन लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे ज़रा एग्जाम्पल देखिएगा, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक हो गया। टोटल आपके पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन वाले को हम क्या कहते होते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो इसका क्या नाम होगा, ब्यूटेन। ये आपके पास ब्यूटेन है। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है, कोई साइड पे कार्बन, कोई ब्रांच कार्बन, कोई नीचे या कोई ऊपर कार्बन नहीं लगा हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे नॉर्मल ब्यूटेन। ब्यूट का मतलब होता है 4, AN का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और E का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। अब जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपको हर चीज़ पता चलती जाएगी। तो जहाँ पे आपके पास जो ये लिखा हुआ है ब्यूट, BUT, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक हो गया। उसके बाद जो यहाँ पे AN लिखा हुआ है, AN का आपके पास मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। और जो आपके पास यहाँ पे E लिखा हुआ है, E का मतलब आपके पास होता है हाइड्रोकार्बन। अब ये चीज़ें आपको पता चलती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। चलिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर करते हैं। आपके पास ये है जी CH3 CH2 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 CH3, ठीक हो गया। जहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन वाले को हम क्या कहते होते हैं, पेंट। और 5 कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, AN आ जाएगा, और सारे ये हाइड्रोकार्बन है तो E आ जाएगा। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा पेंटेन। अब ये पेंटेन बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है, तो लिहाजा मैं इसके साथ क्या लगा दूंगा, N, नॉर्मल पेंटेन। कोई साइड पे कार्बन नहीं है, ना तो नीचे कार्बन अटैच है ना तो ऊपर कार्बन, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। और जब स्ट्रेट चेन हो तो आप इसके साथ क्या लगा देते होते हैं, N लगा देते होते हैं। एक और एग्जांपल ले, ये आपके पास होता है CH3, ले जी, ये आपके पास क्या चीज़ है, ये आपके पास है हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। ये आपके पास है हेक्सेन, और 6 के 6 कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये हेक्सेन है। तो अब इसका क्या नाम होगा, इसका आपके पास नाम होगा हेक्सेन। ये आपके पास हेक्सेन है, और ये हेक्सेन 6 के 6 कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट चेन में, तो हम इसके साथ क्या लगा देते होते हैं, N लगा देते होते हैं, नॉर्मल हेक्सेन। चलिए एक और एग्जाम्पल लिखिए, ले जी, ये आपके पास है हेप्टेन। टोटल कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, और 7 के 7 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। तो 7 को क्या कहते होते हैं, 7 को आप कहते होते हैं हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है सबके दरमियान तो AN, ये पूरा हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो E आ जाएगा, हेप्टेन। अब ये 7 के 7 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, तो आप इसके साथ क्या लगा देंगे, आप इसके साथ लगा देंगे N, नॉर्मल हेप्टेन। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, ये आपके पास है CH3 CH2 CH3, ये आपके पास टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को हम क्या नाम देते होते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है AN, हाइड्रोकार्बन है E, तो साथ में क्या लगा दूंगा, N लगा दूंगा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपेन। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको इस N का अब मतलब पता चल जाएगा। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन के साथ N लगा होगा तो उसका मतलब ये होगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है। क्लियर होगी बात। ले जी, अगला आपके पास प्रीफिक्स यूज़ होता है आइसो। अब ये आइसो कब यूज़ होता है, अक्सर आप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम ले रहे होते हैं, अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, तो आप ना आइसो का वर्ड यूज़ करते होते हैं। अब हमने ये देख लिया कि आइसो कब यूज़ होगा। वो कहते हैं जी आइसो आपने तब यूज़ करना है व्हेन 1 मिथाइल CH3 का क्या नाम होता है, मिथाइल। व्हेन 1 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकंड कार्बन इन स्ट्रेट चेन।
अगर स्ट्रेट चेन के बीम में सेकंड कार्बन के ऊपर सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है तो उसके साथ क्या यूज़ करना है, आइसो। चलिए बात की समझ तो नहीं आई होगी, एग्जाम्पल देखते हैं फिर आपको बात समझ में आएगी। C4H10 ये आपके पास क्या चीज़ है, ये आपके पास है ब्यूटेन, ठीक हो गया। अब मैं इस ब्यूटेन का ना कंडेंस फार्मूला लिखने लगूँ, यानी कि इसको मैं अब खोल के लिखूँगा, ज़रा देखिएगा। टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, CH3 CH3 ले जी। अभी भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 10 3 3 3 9 9 + 1 10, 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। अब मैंने इस ब्यूटेन को कैसे लिखा है, बजाय मैं इसके स्ट्रेट चेन में लिखता, मैंने आखिरी कार्बन को सेकंड कार्बन पे लिख दिया। अच्छा, इसको एक और लिखने का तरीकाकार ये होता है कि आप क्या करें, ये देखें, फॉर एग्जांपल टोटल 4 कार्बन थे, ये देखिएगा टोटल आपके पास 4 कार्बन थे, मैंने 4 कार्बन लिख दिया लेज, और चारों के चारों कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बना दिया, चूँकि Al लगा हुआ है, Al का मतलब है सिंगल बॉन्ड। अब मैंने चारों के चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में लिख दिया है, तो ये आपके पास बन जाना था नॉर्मल ब्यूटेन। मैंने क्या किया, मैंने एक कार्बन को हटाकर सेकंड कार्बन पे लिख दिया। अब आप वैलेंसी पूरी कर लें। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है और इस कार्बन की अभी 3 वैलेंसियाँ रहती है, चूँकि कार्बन 4 वैलेंसी करता है पूरी। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूँगा, H3 लगा दूँगा। अब इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक वैलेंसी अभी भी रहती है, तो यहाँ पे क्या लगा दूँगा, H लगा दूँगा। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, अभी भी 3 वैलेंसी रहती है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूँगा, H3 लगा दूँगा। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, अभी भी 3 वैलेंसी रहती है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूँगा, 3 लगा दूँगा। अब देखें ना, बिल्कुल स्ट्रेट चेन थी और स्ट्रेट चेन के सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप आ गया, CH3 ग्रुप आ गया और एक ही आया। एक से ज़्यादा होगा तो फिर आइसो नहीं लगना भाई, ये सिर्फ सेकंड कार्बन पे सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप हो, फिर आपने आइसो यूज़ करना, दवाई नहीं यूज़ करना। तो इसका क्या नाम होगा, इसका आपके पास नाम होगा आइसो। आपने अब आइसो लगा देना। टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, ब्यूट। चारों कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है An, और ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, बस हाइड्रोकार्बन है, तो क्या आ जाएगा E। तो क्या नाम हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। अगर यही कार्बन आप आगे लगा देते वो नॉर्मल ब्यूटेन बन जाता था। तो ये आपके पास क्या चीज़ होगी, आइसोब्यूटेन। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट चेन थी, सेकंड कार्बन पे CH3 ग्रुप आ गया, वो भी एक, बस एक के लिए आइसो। चलिए एक और देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है CH3, जहाँ पे कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो अभी भी 3 की वैलेंसी रहती है, तो जहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, CH3 लगा दूंगा। अब यहाँ पे देख ले, जहाँ पे कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए थे, एक रहता है, तो जहाँ पे क्या लगा दूंगा, हाइड्रोजन लगा दूंगा। जहाँ पे कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए थे, 2 वैलेंसी अभी भी रहती है, तो जहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, H2 लगा दूंगा। यहाँ पे कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, अभी भी 3 की वैलेंसी रहती है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, H3 लगा दूंगा। ठीक होगी बात। अब आपके पास टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, टोटल आपके पास 5 कार्बन है, तो इसका क्या नाम होगा, पेंट। 5 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है An, और साथ क्या लग जाएगा, E, हाइड्रोकार्बन है। लेकिन सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तो मैं यहाँ पे इसके शुरू में क्या लगा दूंगा, आइसोपेंटेन। इसका क्या नाम हो जाएगा, आइसोपेंटेन। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपके पास है C लेज, और ये यहाँ पे मैंने एक C लगा दी। वैलेंसी पूरी कर ले कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो वैलेंसी पूरी कर ले। यहाँ पे लग जाएगा आपके पास H3, यहाँ पे लग जाएगा H2, यहाँ पे लग जाएगा H2, यहाँ पे H2, यहाँ पे H, यहाँ पे H3 और यहाँ पे H3। ठीक होगी बात। अब आपके पास टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल आपके पास 7 कार्बन है। 7 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, हेप्टेन। तो इसका क्या नाम होगा, इसका आपके पास नाम होगा हेप्टेन।
लेकिन सेकंड कार्बन पे अब देखे ना, अब आप कहेंगे कि सर सेकंड कार्बन तो ये होता है, ये होता है, नहीं, सेकंड कार्बन या तो शुरू से हो सकता है या फिर लास्ट से हो सकता है, इसका कोई वो मसला नहीं है। या तो आप यहाँ से सेकंड कार्बन कंसिडर कर ले या फिर यहाँ से सेकंड कार्बन कंसिडर कर ले। जहाँ से देखो तो ये सेकंड कार्बन है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप मौजूद है, तो लिहाजा आप इसका क्या नाम लिखोगे, आइसोहेप्टेन नाम लिखोगे। चाहे शुरू से सेकंड कार्बन हो चाहे लास्ट से सेकंड कार्बन होगा इसका क्या, आइसो से नाम शुरू होगा। क्लियर होगी बात। ले जी आपके पास नॉर्मल प्रीफिक्स बिल्कुल क्लियर हो चुका हुआ है, आइसो प्रीफिक्स बिल्कुल क्लियर हो चुका हुआ है। अब आपके पास बिल्कुल लास्ट प्रीफिक्स है, डेट इज़ नियो। सम टाइम हम एलिफेटिक का नाम लेते हुए उसके शुरू में नियो लिखा हुआ देखते हैं, तो आज ये पता चलेगा कि नियो कब यूज़ करते हैं, ज़रा देखिएगा। वो कहते हैं जी व्हेन टू CH3 ग्रुप, CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल। व्हेन टू CH3 ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन सेकंड कार्बन इन स्ट्रेट चेन, अगर आपके पास स्ट्रेट चेन में सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद है, 2 CH3 ग्रुप मौजूद है, तो फिर आपने इसके नाम के साथ क्या लगाना है, नियो लगाना है। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, फिर बाकी समझ में आएगी। ये आपके पास है जी C C C C C, वैलेंसी पूरी कर ले। जहाँ पे कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है ये H3 आ जाएगा, यहाँ पे H3 आ जाएगा, यहाँ पे H3 आ जाएगा, यहाँ पे H3 आ जाएगा। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसकी वैलेंसी पूरी है। अब देखिए ना, बिल्कुल स्ट्रेट चेन थी और ये सेकंड कार्बन था 1 2। सेकंड कार्बन पे एक ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है और एक नीचे, 2 CH3 ग्रुप मौजूद है, एक ऊपर है और एक नीचे। तो वैसे इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन वाले को हम क्या कहते होते हैं, पेंटेन। लेकिन सेकंड कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप मौजूद है, तो आप इसके नाम के साथ क्या लगा दोगे, नियोपेंटेन। क्लियर होगी बात। जरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन ड्रा कर दूँ मैं, वैलेंसी पूरी कर ले। जहाँ पे H3 लगेगा, यहाँ पे H3 लगेगा, H3 H2 H2 H3, ठीक हो गया। अब जरा देखिए टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। 7 कार्बन वाले को हम क्या कहते होते हैं, 7 कार्बन वाले को हम कहते होते हैं हेप्टेन। लेकिन सेकंड कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप मौजूद है, तो इसके नाम के साथ क्या लग जाएगा, नियोहेप्टेन। क्लियर होगी बात। ले जी एक और एग्जाम्पल देखिए। जो आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है, देखिए जी इस हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन है। 8 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को हम क्या नाम देते होते हैं, ऑक्टेन। ऑक्टेन नाम देते होते हैं। अब सेकंड कार्बन पे मैंने अभी कहा था, जब मैंने आपको आइसो पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि सेकंड कार्बन शुरू से भी हो सकता है और सेकंड कार्बन लास्ट से भी हो सकता है। तो अब यहाँ से सेकंड कार्बन, अगर आप कह रहे हो कि ये यहाँ पे सेकंड कार्बन है, नहीं, यहाँ से भी ये सेकंड कार्बन हो सकता है। तो ये सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तो लिहाजा आप इसके साथ क्या लगा देंगे, नियो ऑक्टेन लगा देंगे। क्लियर होगी बात। तो आज के आपने इस लेक्चर में जो है कॉमन नेम्स के बारे में देखा है और प्रीफिक्स के बारे में देखा है, कौन कौन से प्रीफिक्स, एन, आइसो और नियो के बारे में देखा है। तो अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।